हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मूल विधियां पढ़ रहे थे और मूल विधियों की हमने 14 क्लासेस पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे मूल विधियों की 15वीं क्लास। इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस क्लास में हम पढ़ेंगे जनहित याचिका। जनहित याचिका से संबंधित सभी प्रश्नों पर, सभी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को बता देते हैं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ जो है वो आप ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप है। इन व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज की वीडियो होने वाली है जनहित याचिका से संबंधित। जनहित याचिका, इसको इंग्लिश में PIL भी कहते हैं। PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये हुई इसकी फुल फॉर्म के बारे में या इंग्लिश का रूपांतरण के बारे में। अब हम धीरे धीरे इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले में जिनमें किसी समुदाय या वर्ग के हित या उनके मौलिक अधिकार प्रभावित हुए हो, इन सभी के लिए जनहित याचिका के द्वारा न्यायालय में शरण ले सकता है। जनहित याचिका जो है इसके द्वारा आसानी से न्याय प्रदान किया जा सकता है। देखिएगा, आसान से अगर शब्दों में हम समझेंगे तो ये बात ये रहेगी कि जब किसी भी व्यक्ति या किसी समुदाय या किसी वर्ग के हितों के साथ टकराव होता है या किसी व्यक्ति या समुदाय के मौलिक अधिकार प्रभावित किए जाते हैं, मौलिक अधिकारों को क्षति पहुंचाई जाती है, नुकसान पहुंचाया जाता है, तो वो व्यक्ति जो है वो न्यायालय के जाकर के न्याय के लिए न्याय मांग सकता है, न्यायालय में जाकर के। और यही कहलाता है आपका जनहित याचिका। जनहित याचिका 3 शब्दों के मेल से बना है। जन मतलब लोग, हित मतलब के उनके अधिकार, और याचिका के जब किसी व्यक्ति के अधिकारों पर, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, प्रभावित होते हैं, तो वो न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका दायर कर सकता है। आसान सी बात है, PIL। उसके बाद बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, इसके उद्भव कहां, इसका जन्म कहां से हुआ। तो सबसे पहले अमेरिका में जनहित याचिकाओं का विचार जो है वो सर्वप्रथम जन्मा था। सबसे पहले कहां पर जन्मा था जनहित याचिका का विचार? ये जन्मा था अमेरिका में, और इसे सामाजिक कार्रवाई याचिका का नाम दिया गया। कि उस समय इसका नाम जनहित याचिका नहीं था, बल्कि उस समय इसका नाम जो था वो क्या रखा गया था? वो रखा गया था इसका नाम सामाजिक कार्रवाई याचिका। उसके बाद में बात करते हैं कि अमेरिका में 1960 के दशक में जनहित याचिका का वकीलों की गतिविधियों से काफी विस्तार हुआ था। 1960 का जो दशक था, ये दशक मतलब 10 साल, कि 1960 से 70 तक का जो समय था, ये वकीलों की गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इस कारण से सामाजिक कार्रवाई याचिका जो था ये लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई थी। इसके द्वारा क्या हुआ कि वकील पिछड़े लोगों, कमजोर वर्ग, उपेक्षित लोगों के मुद्दों को न्याय व्यवस्था के समक्ष प्रस्तुत करते थे। कि जो वकील थे वे कमजोर व्यक्तियों को, दबे हुए व्यक्तियों को, या जिन व्यक्तियों की उपेक्षा करी गई थी, उन सभी व्यक्तियों के मुद्दों को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने लगे। और जनहित के वकील किसी व्यक्ति, समूह, वर्ग या समूह को न्याय दिलाने के लिए उनकी समस्याओं को व्यवस्थित ढंग से पेश करने में सहायता करते थे। अगर किसी व्यक्ति को कोई सहायता चाहिए, या किसी वर्ग को कोई सहायता चाहिए, या किसी समूह को कोई सहायता चाहिए, तो ये जो वकील थे ये उनकी दिक्कतों को, परेशानियों को एक व्यवस्थित ढंग से न्यायालय के सामने प्रस्तुत करते थे। और प्रशासनिक एजेंसियां जो थी, उनके चूक के कारण भी अमेरिका में लोकहित याचिकाओं में वृद्धि हुई थी। कि अमेरिकी जो प्रशासनिक एजेंसियां होती थी, जो प्रशासन चलाने वाले होते थे, उनसे कुछ गलतियां होती थी, जिस कारण से लोकहित याचिकाएं थी इनमें वृद्धि होने लगी थी। उसके बाद कि जनहित याचिका की आवश्यकता क्यों है? देखिएगा, हमें जनहित याचिका की आवश्यकता है ही क्यों, बात करेंगे इसके बारे में। कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा कानून के शासन को संरक्षित करने और शासन की संरचनाओं के भीतर उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए PIL को एक शक्तिशाली साधन के रूप में माना गया। मतलब कि जो हमारे अधिकार हैं उनको संरक्षित करना, जो सरकार के उत्तरदायित्व हैं उनको सुरक्षित करना, जो पारदर्शिता है, किसी भी काम को करने की जो पारदर्शिता होती है उसको सुनिश्चित करने के लिए ही ये PIL जो है ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। बात करेंगे कि देश के सतर्क नागरिकों को एक सस्ते कानूनी उपाय के रूप में नाममात्र के निश्चित न्यायालय शुल्क पर प्राप्त होता है ये। इसके अलावा जो PIL है मतलब जनहित याचिका है, इसके माध्यम से
दायर याचिकाएं बड़े सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित परिणामों पर ध्यान केंद्रित करती है। विशेष रूप से मानवाधिकार और उपभोक्ता कल्याण और पर्यावरण के क्षेत्र में जो जनहित याचिका है, इसका महत्व जो है वो स्वतः सिद्ध है। तो इंपॉर्टेंट बातें हैं आज की क्लास की। उसके बाद क्या बात हुई थी कि जनहित याचिका, भारत में जनहित याचिका की प्रमुख बातें करते हैं कि भारत के संविधान अनुच्छेद 32, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जो है, जो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसके सामने जनहित याचिका या इसमें जनहित याचिका दर्ज की जा सकती है। और संविधान के ही अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के समक्ष जनहित याचिका को दायर किया जा सकता है। तो दो प्रश्न आप लोगों के सामने आए कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में, भारत में सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? एक है, जो कहां पे है? दिल्ली में है। तो आप भारत के सुप्रीम कोर्ट में या उच्चतम न्यायालय में आप कौन से अनुच्छेद के तहत जनहित याचिका दायर कर सकते हैं? तो आप अनुच्छेद 32 के तहत दायर कर सकते हैं। और अनुच्छेद 226 के तहत जो जनहित याचिका है वो उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में दायर की जाती है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 226 के तहत। उसके बाद जो जनहित याचिका है ये भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है कि जो सार्वजनिक, जो सभी के हितों की रक्षा करता है, उसी के लिए तो भारत जनहित याचिका लागू करी गई है। और जनहित याचिका जो है ये भारतीय संविधान या किसी कानून में परिभाषित नहीं है, बल्कि उच्चतम न्यायालय के संविधान की व्याख्या से उत्पन्न होती है। कि ऐसा नहीं है कि भारत के किसी संविधान में लिखी गई हो या किसी कानून में जनहित याचिका को परिभाषित किया गया हो, ऐसा नहीं है, बल्कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, उसके संविधान की व्याख्या से ये उत्पन्न हुई है। और जनहित याचिका जो है न्यायपालिका का आविष्कार तथा न्यायाधीश निर्मित एक विधि है। ये न्यायपालिका का आविष्कार है जनहित याचिका, या न्यायाधीशों के द्वारा बनाया हुआ कोई कानून है। और भारत में जनहित याचिका की शुरुआत किसने करी थी? तो अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट, विश्व में सबसे पहले जनहित याचिका की शुरुआत कहां हुई थी? अमेरिका में हुई थी, 1960 के दशक में हुई थी। लेकिन पूछा जाए कि भारत में इसकी शुरुआत किसने करी थी, तो पी.एन. भगवती ने इसकी शुरुआत करी थी। और जनहित याचिका दायर करने के लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि उसमें लोगों का सामूहिक हित होना चाहिए, कि व्यक्ति अपना पर्सनल हित ना रखे, बल्कि जब एक समुदाय का, एक पूरे वर्ग के हितों की रक्षा करी जाती है, तब वो जनहित याचिका में शामिल किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का, मूल रूप से जितने अधिकार हमें प्राप्त हैं, मौलिक अधिकार के वे अधिकार जिन्हें जो संविधान द्वारा हमें मूल रूप से प्रदान किए गए हैं, वो सारे मौलिक अधिकार कहलाते हैं। और जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, नुकसान होता है, क्षति होती है, तब जनहित याचिका जो है ये दायर करी जाती है। और जनहित याचिका जो है इसको किसी भी सरकारी विभाग, नगर पालिका परिषद, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के विरुद्ध दायर किया जा सकता है। कि अगर ऐसा नहीं है कि जनहित याचिका को सरकारी विभाग के खिलाफ दायर किया जा सकता है, नगर पालिका परिषद, कोई भी ऐसा संस्था हो जो आपके अधिकारों का हनन करती है, उसके खिलाफ जनहित याचिका दायर करी जा सकती है। ये याचिका जो है ये सरकारी विभाग के कर्मचारी, नगर पालिका परिषद के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी तथा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भी दायर करी जा सकती है। कि ऐसा नहीं है कि किसी संस्था के खिलाफ आप दायर करेंगे, बल्कि उस संस्था से जुड़े लोगों के खिलाफ भी आप जनहित याचिका को दायर कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जनहित याचिका किसी निजी पक्ष के खिलाफ दायर नहीं करी जा सकती है। जनहित याचिका को व्यक्तिगत हित में नहीं बल्कि सामूहिक हित में दायर किया जाता है। देखिए दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि सरकारी विभाग, नगर परिषद, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ होगा, तो निजी पक्ष के खिलाफ जनहित याचिका को दायर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि भाई निजी का मतलब है जैसे मान लो प्राइवेट स्कूल है, तो प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कंपनी ये अपने नियम स्वयं चलाते हैं, लेकिन जो सरकारी चीजें हैं उनको हमारे सरकार चलाती है, तो निजी पक्ष के खिलाफ इन्हें दायर नहीं किया जा सकता। दूसरी बात कि ये केवल व्यक्ति अपने हित के लिए नहीं कर सकता है, बल्कि सभी के हित। इस जनहित याचिका के लिए जब सभी के हितों का हनन होता है तब आप इसे दायर कर सकते हैं। और जनहित याचिका को स्वीकार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के नियम क्या क्या हैं?
जनहित याचिका की स्वीकृति के लिए उच्चतम न्यायालय ने कुछ नियम बनाए हैं। इन नियमों के आधार पर ही जनहित याचिका को स्वीकृति प्रदान करी जा सकती है। कौन कौन से नियम है, क्या नियम है, सारी बात करते हैं। कौन कौन से नियम है ये देखिएगा। सबसे पहले कहा कि कोर्ट को दिया गया पोस्ट कार्ड, जब कोर्ट को कोई पोस्ट कार्ड दिया जाता है, जब कोर्ट को कोई पोस्ट कार्ड दिया जाता है तो इसमें रिट याचिका मानकर इसे जारी किया जा सकता है। दूसरी है कि लोकहित के लिए कोई भी व्यक्ति या कोई संगठन जनहित याचिका को दायर कर सकता है। जनहित याचिका को राज्य के साथ किसी निजी संस्था के खिलाफ भी दायर किया जा सकता है। राज्य के साथ, ये ध्यान रखिएगा, राज्य के साथ ही किया जाएगा, किसी निजी संस्था को ऐसे नहीं, बल्कि राज्य के साथ मिलकर के। उसके बाद है कि कोर्ट को अधिकार है कि वह याचिका के लिए सामान्य न्यायालय शुल्क भी माफ कर सके। ये कोर्ट को आदेश होता है कि भाई वो इसका जो शुल्क है वो माफ कर सकती है। उसके बाद बात करते हैं कि जनहित याचिका जो है ये दायर करने की परिस्थितियां कौन कौन सी होती है। तो जो PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इसको दायर करने की परिस्थितियां कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जैसे सड़क, गली, नाली आदि के रखरखाव के लिए। कई बार है आपने देखा हो कि सड़कें परमानेंट ही ऐसी खराब कर दी है, या कोई नालियां जो है वो उसका रखरखाव नहीं हो पा रहा, तो आप इसको, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है बल्कि ये आप जैसे ही बहुत से लोगों के लिए है, तो आप इसे दायर कर सकते हैं। जब गरीबों के मानवाधिकार का हनन होता है तब भी आप याचिका दायर कर सकते हैं। जब सड़क पर रोशनी की व्यवस्था ना हो जिससे आने जाने वाले व्यक्तियों को परेशानियों का सामना करना पड़े, तब भी आप इसे दायर कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, कुछ भी हो, लगभग जो लाइटें हैं, जो स्ट्रीट लाइटें हैं, वो उनकी व्यवस्था होने लगी है। ये क्यों? क्योंकि जब अंधेरा होता है तो उस समय आपको चाहिए कि रोशनी रहे, तो इसलिए ही ये सारी रोशनी की व्यवस्थाएं जो होती है वो करी जाए। किसी परमानेंट किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होती है, बल्कि ये समाज के लिए होती है, ये समूह के लिए होती है, लोगों के वर्ग के लिए होती है। उसके बाद बाल श्रम या मजदूरी, बंधुआ मजदूरी के खिलाफ आप दायर कर सकते हैं, क्योंकि बाल श्रम, मजदूरी, लैंगिक शोषण, रात में ऊंची आवाज में गाने बजाने के कारण ध्वनि प्रदूषण होने के खिलाफ आप इसे दायर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो आजकल अमूमन जो घरों में डीजे बजाया जाता है उसकी भी समय सीमा तय कर दी गई है कि रात को 10 बजे तक ही आप डीजे बजा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद में लोगों को परेशानी होती है, उनको सोने में परेशानी होती है। आप 10 से पहले तक बजा सकते हैं, क्योंकि वो पूरे समाज को, पूरे वर्ग को परेशान करता है, तो इसलिए उसमें रोक लगाई जा सकती है। जब कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अपने कर्तव्यों या दायित्वों की पूर्ति ना करे तब भी लगा सकते हैं। जब कोई कारखाना, कोई औद्योगिक संस्थान आदि वातावरण को प्रदूषित कर रहा हो, क्योंकि वातावरण जब प्रदूषित होगा तो पूरे लोगों को नहीं बल्कि पूरे संसार, पूरे देश, सबको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यातायात में कठिनाई ना हो इसलिए व्यस्त सड़कों से विज्ञापन बोर्ड हटाने के लिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो सड़कें होती है, कोई बिजी सड़क होती है, उस पर भी विज्ञापन के बोर्ड लगा दिए जाते हैं, तो उससे आने जाने वाले सभी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वो हटाने के लिए आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। उसके साथ कि उच्च स्तरीय राजनीतिक भ्रष्टाचार और अपराध को रोकने के लिए, बहुत बार आपने देखा हो कि हमारी राजनीति जो है वो अपराध और भ्रष्टाचार से भरी पड़ी है, तो इस अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी जनहित याचिका दायर करी जा सकती है। उसके बाद जेल अधिकारियों के खिलाफ जेल सुधार के लिए अगर जेल अधिकारी जो हैं उनके खिलाफ आप PIL दायर कर सकते हैं कि बस जेल की हालात खराब है, तो उसमें सुधार के लिए कर सकते हैं। उसके बाद है कि धार्मिक या मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ, के जब किसी व्यक्ति के धार्मिक या मूल अधिकारों का हनन होता है तो उस समय भी आप इसे दायर कर सकते हैं। सरकार द्वारा अधिक कर लगाने के खिलाफ, कई बार आपने देखा होगा कि सरकार बहुत ज्यादा कर लगा देती है, तो ऐसे खिलाफ कर सकते हैं। किसी सरकारी योजना से गरीब लोगों की जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ने पर आप दायर कर सकते हैं। पेड़ों की कटाई, वातावरण प्रदूषण की स्थिति में भी आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं, क्योंकि पेड़ों की कटाई से हमारा प्रदूषण, जो हमारा वातावरण है वो प्रदूषित होगा, और प्रदूषण होने से सभी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब मैं बताता हूं आपको कि जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया क्या है, कि किस प्रकार से आप जनहित याचिका या PIL जो है ये दायर कर सकते हैं। देखिएगा, जिस प्रकार से रिट या आदेश
याचिका दायर करी जाती है उसी प्रकार से जनहित याचिका को भी दायर किया जा सकता है। बात करते हैं हम कि जनहित याचिका दायर करने के लिए इसकी 2 फोटोकॉपी जो है वो उच्च न्यायालय में जमा करनी पड़ते हैं। प्रति मतलब फोटोकॉपी, इसको आप लिखेंगे, लिखने के पश्चात जो आपके पास कागज रहेगा या टाइप कराएंगे, प्रिंट कराएंगे, तो 2 प्रिंट आउट जो है वो आपने हाई कोर्ट में जमा करने हैं। साथ में एक याचिका की प्रति अग्रिम रूप से प्रत्येक प्रतिवादी को भेजा जाना चाहिए। उसका प्रमाण जो है वो जनहित याचिका में भी जोड़ना चाहिए कि जिसके खिलाफ भेजना है उसके पास भी आपने एक भेजनी पड़ेगी इसकी फोटोकॉपी। उसके बाद कि उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने के लिए इसकी 5 प्रतियां दाखिल करनी पड़ती है। हाई कोर्ट में तो 2, लेकिन अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में भेजनी है तो इसकी 5 प्रतियां जो हैं वो दाखिल करनी पड़ती है। उसके साथ साथ में प्रतिवादी को याचिका की 1 प्रति सूचना आदेश के पारित होने के बाद दी जाती है। एक पत्र के द्वारा भी जनहित याचिका को दायर किया जा सकता, केवल एक पत्र के द्वारा, एक लेटर के द्वारा भी आप जनहित याचिका को दायर कर सकते हैं। लेकिन यह मान्य केवल तभी होगा जब वो व्यक्ति या संस्था द्वारा इसे दायर किया गया हो, जब किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर किया गया हो, जब उस व्यक्ति के द्वारा जो सामाजिक हित की भावना रखता हो उसके खिलाफ दायर किया गया हो, उन लोगों के अधिकारों के लिए जो गरीबी या किसी अन्य कारण से न्यायालय के समक्ष न्याय पाने के लिए नहीं आ सकता है। ऐसी स्थिति में आप एक कोर्ट को लेटर लिख करके, पत्र लिख करके भी आप इस जनहित याचिका को दायर कर सकते हैं। उसके बाद जनहित याचिका एक पोस्ट कार्ड के द्वारा भी दायर करी जा सकती है। एक पोस्ट कार्ड जो कि पोस्टमैन जो कार्ड भेजते हैं इनके द्वारा भी आप जनहित याचिका को दायर कर सकते हैं। जनहित याचिका को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों में दायर किया जा सकता है। मैं बता चुका हूं कि उच्च न्यायालय में 226 अनुच्छेद और उच्चतम न्यायालय में इसे 32वें अनुच्छेद के तहत दायर किया जा सकता है। किसी भी जनहित याचिका के लिए वकील का होना जरूरी है। भाई वकील के बिना तो न्याय दिला नहीं सकता कोई, तो इसलिए वकील का होना जरूरी है। यदि किसी पत्र याचिका को जनहित याचिका के रूप में दायर किया जाता है तो उसके लिए रजिस्ट्रार होना चाहिए, रजिस्ट्रार द्वारा आदेश पारित किया जाना चाहिए। तो ये बात आपने समझनी है। उसमें बात करते हैं कि जो जनहित याचिका है इसमें न्याय का जो प्रारूप है, जो न्याय का जो तरीका है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? कि सुनवाई के दौरान दिया गया आदेश और दूसरा है अंतिम आदेश। बात करेंगे पहले कि सुनवाई के दौरान जो दिया गया आदेश है इसमें प्रतिकर, औद्योगिक संस्था को बंद कराने के आदेश, कैदी को जमानत पर छोड़ने के आदेश शामिल होते हैं। और अंतिम आदेश होते हैं कि इनमें सुनवाई के दौरान दिए गए आदेशों और निर्देशों को लागू करने या उसके ये बताया जाए कि भाई इतने दिनों के अंदर इसे लागू कर दिया जाएगा, ऐसे आदेश शामिल इसमें किए जाते हैं। उसके बाद किन किन मुद्दों पर, अभी तक हमने पढ़ा था कि किन किन मुद्दों पर जनहित याचिका दायर हो सकती है, किस प्रक्रिया से हो सकती है, किसके खिलाफ हो सकती है, कौन दायर कर सकता है, ये सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूं। अब हम बात करेंगे कि किन किन मुद्दों पर जो जनहित याचिका है ये दायर नहीं की जा सकती। तो बात करेंगे इसके बारे में। देखिएगा कि जनहित याचिका जो है दायर करने के संबंध में दिशा निर्देशों की एक सूची जारी की है। इसके अनुसार कि कौन कौन से व्यक्तियों के खिलाफ जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती, इसके बारे में देखिएगा कि मकान मालिक जो है, किराएदार से संबंधित मामले इसमें नहीं आएंगे, सेवाओं से संबंधित मामले इसमें नहीं आएंगे, पेंशन या ग्रेजुएटी से संबंधित मामले जनहित याचिका में नहीं आएंगे। दिशा निर्देशों की सूची में उल्लिखित 1 से 10 मदों से संबंधित मुद्दों को छोड़कर राज्य सरकार के विभागों तथा स्थानीय निकायों के खिलाफ शिकायतें इसमें नहीं आएंगी। चिकित्सा या अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश संबंधी मामले भी इसमें नहीं आएंगे। उच्च न्यायालय या अधीनस्थ अदालतों में जो मामले पड़े हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो सकती, उनकी जल्दी सुनवाई के लिए भी जनहित याचिका दायर नहीं करी जा सकती। तो ये कुछ ऐसे मामले हैं जिनके खिलाफ जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती। अब महिलाओं के संबंध में जनहित याचिका क्या है, कि भाई महिलाओं के लिए भी तो कुछ बताए होंगे ना कुछ नियम, तो वो सारे अब हम पढ़ेंगे। देखिएगा कि महिलाओं को न्याय और कल्याण दिलाने के लिए जनहित याचिका का महत्वपूर्ण स्थान है। महिलाओं को शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ न्याय दिलाने और महिलाओं के संरक्षण के लिए न्यायालय के द्वारा जनहित याचिका के माध्यम से अनेक प्रयास किए गए हैं। कौन कौन से प्रयास है, एक एक करके सारे हम पढ़ते हैं।
जैसे हम बात करते हैं दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फोरम बनाम भारत संघ कि ये एक इस प्रकार के वाद भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए एक बात करता हूं कि इस जनहित याचिका के तहत उच्चतम न्यायालय ने अनेक मापदंडों को निर्धारित किया था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो निम्नलिखित है। कौन कौन सी? कि सुनवाई जो है, महिलाओं से संबंधित सुनवाई जो है वो बंद कमरे में करी जानी चाहिए। पूछताछ के दौरान अधिवक्ता और महिला पुलिस दोनों की उपस्थिति होनी अनिवार्य है कि जब महिला से कोई पूछताछ करी जाएगी तो उस समय उस महिला, पीड़ित महिला के साथ में पुलिस होनी जरूरी है। महिलाओं के अधिकार, निजता, मान सम्मान, गरिमा और इन सब के लिए भी कुछ विशेष कदम उठाने अनिवार्य है कि महिला की निजता, प्राइवेसी, मान सम्मान को कोई ठेस ना पहुंचे, ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद कि मामले की शुरुआत से लेकर के अंत तक पीड़ित महिला की पहचान पूरी तरह से प्राइवेट रखी जाएगी, गोपनीय रखी जाएगी, और ऐसा ही हो तो शोषण के शिकार महिलाओं के लिए आवश्यक को जिन महिलाओं का लैंगिक शोषण हुआ है उन सभी महिलाओं के लिए ये अति आवश्यक है कि उनका जो नाम, पता ऐसा बताना किसी को जरूरी नहीं है कि किसी महिला का, लड़की का लैंगिक शोषण किया जाता है तो उसकी जो डिटेल है वो गोपनीय रखी जाएगी। अभियुक्त को दंड एवं पीड़िता को उचित प्रतिकर दिलाना चाहिए। उसके बाद राज्य काम की न्याय संगत दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति या मैटरनिटी जो लीव होती है इसकी सहायता उपलब्ध कराने की ये सब उपलब्ध कराई जानी चाहिए महिलाओं को। उसके बाद देखिएगा एक वाद हुआ था जो बड़ा फेमस हुआ था, इसमें इस वाद का नाम था कि गौरव जैन बनाम भारत संघ वाद। इसमें इसके बारे में एक दो बार पहले प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इस भावना के यदि इस मामले में जो न्यायालय था इसने यह अवलोकन किया कि जो गैर सरकारी संगठन है, जो राज्य तथा जनहित भावना से प्रेरित व्यक्तियों को के कौन कौन से कर्तव्य है वो बताए गए हैं कि यदि सभी मिलकर के महिला देह व्यापार के खिलाफ आवाज उठाए, कि महिलाओं का जो देह व्यापार होता है तो इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। दूसरी बात कि महिलाओं को अभियोजित होने से बचाएं, इनको जलील होने से बचाना चाहिए। महिलाओं के पुनर्वास में उनकी सहायता करनी चाहिए ताकि दोबारा से वे अपना जीवन शुरू कर सके। महिलाओं के विवाह की व्यवस्था करी जानी चाहिए। उनके बच्चों को समाज सुरक्षा और आदर प्रदान किया जाना चाहिए। महिलाओं को गरिमा युक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि वे रेड अलर्ट क्षेत्र जो देह व्यापार होता है इनसे दूर रहे। महिलाओं को अब सम्मानजनक जीवन देना चाहिए ताकि वे देह व्यापार जैसा कार्य जो है वो दोबारा से शुरू ना कर सके। उसके बाद ये हमने पढ़ा महिलाओं से संबंधित बातें। अब बच्चों के लिए भी कुछ याचिका बताई गई है। इसमें क्या कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने बच्चों के शोषण को रोकने के लिए तथा उनकी सुरक्षा करने के लिए जनहित याचिका के माध्यम से कुछ निर्णय और आदेश दिए हैं। ये दिए हैं उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने। कौन कौन से दिए हैं? जैसे शीला बारसे बनाम भारत संघ वाद। इसमें क्या हुआ था कि इस वाद में यह निर्णय लिया गया कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जेल में नहीं रखा जाएगा। उन्हें कहां रखा जाएगा? उन्हें बाल सुधार गृह या इन्हीं के जैसी कोई अन्य संस्थाओं में रहने के लिए उनकी व्यवस्था करी जानी चाहिए। इसमें आता है एक परमानंद कटारा बनाम भारत संघ वाद। इसमें क्या हुआ था कि इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि प्रत्येक रोगी, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, जवान हो या बूढ़ा हो, बच्चा हो या जवान हो, कुछ भी हो, उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। कि मतलब कि कोई बच्चा हो या जवान हो या बूढ़ा हो या किसी भी उम्र का हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, अगर उसे बीमार हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई दिक्कतें सामना करना पड़े तो उसे चिकित्सा सुविधा तुरंत मिलनी चाहिए। उसके बाद एक छोटी सी बात और हुई थी कि एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्यवाद। अभी तक हमने भारत सरकार के वाद पढ़े थे, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्यवाद में क्या हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था? इस वाद में यह निर्धारित किया गया था कि दिया सलाई बनाने वाले कारखाने में जिस प्रकार तीली में ज्वलनशील मसाला लगाया जाता है उस स्थान पर बच्चों को कार्य करने के लिए नहीं लगाया जाएगा। मतलब जो आप घरों में माचिस का प्रयोग करते हैं उस तीली के सामने आपने देखा होगा कि मसाला लगाया जाता है। ऐसे स्थान पर बच्चों से कार्य नहीं कराया जाएगा। ये एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु वाद में हुआ था। और इसके लिए कुछ और भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। कौन कौन से? इनका उद्देश्य क्या था? देखिएगा कि बच्चों को उनके काम के अनुसार मजदूरी भी दी जानी चाहिए।
बच्चों का लिंग संबंधी शोषण भी रोका जाना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, लैंगिक शोषण उनका रोकना चाहिए। सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चों को वहां से हटाया जाना चाहिए ताकि और उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करी जानी चाहिए। बच्चों की सुरक्षा और जीवन रक्षा हमारा परम कर्तव्य होता है कि बच्चों की सुरक्षा करना और उनके जीवन की रक्षा करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है। किसी भी स्तर पर बच्चों का शोषण रोका जाना चाहिए कि किसी भी प्रकार का शोषण हो, चाहे वो आर्थिक शोषण हो, सामाजिक शोषण हो, उसके मान सम्मान का शोषण हो, उसका लैंगिक शोषण हो, किसी भी प्रकार का शोषण हो वो रोकना चाहिए। बच्चों को अपना बचपन गुजारने का स्वतंत्र अधिकार है कि बच्चे जो हैं वे अपने बचपन के अधिकार रखते हैं, बचपन को जीने का अधिकार रखते हैं, ये उनसे उनको वंचित ना कराया जाए। साथ साथ में एक बात और भी कही कि बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा भी देना अनिवार्य है। ये सारी बातें बच्चों के लिए कही गई। आपने देखा होगा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य और जरूरी और उसके साथ साथ में निःशुल्क शिक्षाएं प्रदान की जाती है। आपने देखा होगा मिड डे मील जो चलाई गई है वो बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए चलाई गई है। बच्चों को फ्री में किताबें दी जाती है, पढ़ने के लिए बैग दिए जाते हैं, ड्रेस दी जाती है। बहुत से देश में बहुत से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने लड़कियों की ग्रेजुएशन तक की फीस माफ कर रखी है सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में। तो ये सारी बातें थी जो कि पढ़ाई से संबंधित बच्चों के लिए बताई गई थी। तो आज की जनहित याचिका से संबंधित हमने पूरी बातें पढ़ ली हैं। ज्ञानकोश का इसका पीडीएफ डाउनलोड करिएगा। ज्ञानकोश नाम से ही ऐप है। फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उनको पीडीएफ को लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और उनको तुरंत ज्वाइन करिएगा। तो ये थी हमारी क्लास जिसका नाम था जनहित याचिका, क्लास नंबर 15। उसके बाद अगली क्लास में 16 नंबर क्लास में मैं आपसे बहुत जल्द मिलता हूं। तब तक के लिए मां सरस्वती का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।